गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? Clear audio video. So audio video is clear. So in the last class we were discussing about, last class में हम कर रहे थे स्प्रिंग कंप्लीट हो गई थी, प्रॉब्लम भी करा देते आपको उसके ऊपर। प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डिस्कस। चलो वी स्टार्ट विद द कॉलम से। फ्लूइड कब स्टार्ट हो गया बेटा? हो गया 2 दिन स्टार्ट हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसमें, दूसरा सब्जेक्ट अभी कल परसों ही स्टार्ट हुआ है 19 से। यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस कोड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। देन फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स 40% ऑफ इज अवेलेबल। 40% ऑफ अवेलेबल है। ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 ही टॉपिक बचे हैं 100 में। वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स। सो लास्ट ऑफ द टॉपिक टू बी एनालाइज्ड इज कॉलम। ये आपके स्टील में भी आएगा। इनफैक्ट स्टील में यही है, टेंशन मेंबर तो हमारे खत्म हो गए। कोइंसिडेंस है, यहाँ पर भी कॉलम कर रहे हैं, वहां पर भी कॉलम ही करेंगे। कंप्रेशन मेंबर्स आएंगे स्टील के अंदर भी। तो टुडे आई फिनिश ऑफ दिस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म कर दूंगा। हुआ तो आपकी स्टील भी चालू हो जाएगी। स्टील में भी कंप्रेशन मेंबर चालू कर लेंगे आज। देखते हैं। चलो सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कॉलम। अब कॉलम होते क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज कॉलम? तो कॉलम आप बोल सकते हो ये वर्टिकल मेंबर होता है या इंक्लाइंड मेंबर होता है या हॉरिजॉन्टल मेंबर भी हो सकता है, पर स्पेसिफिकली कॉलम की बात करोगे वर्टिकल मेंबर्स ही होंगे। तो ये वो मेंबर्स होते हैं जिसको हम डिजाइन करते हैं टू कैरी द कंप्रेसिव लोड एंड कंप्रेसिव मूवमेंट। तो ये वो मेंबर हैं जो किसको रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, कंप्रेसिव लोड को और कंप्रेसिव मूवमेंट को। अगर इसी की ओरिएंटेशन आप चेंज कर दोगे, इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन, इसका नाम बदल जाएगा, द नॉमेनक्लेचर विल गेट चेंज्ड। पर तब भी आप उसको कॉलम बोल सकते हो। यू कैन टर्म दैट एज कॉलम ऑल्सो, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर अभी के लिए बेसिक लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं? ऑन बेसिक लेवल वी कैन से तो उसको हम बोल सकते हैं दीज आर वर्टिकल मेंबर्स। पैड ही चेंज हो गया पूरा, राइटिंग अजीब सी आ रही है। So these are vertical members which are designed to carry what? Compressive load or moments. These are vertical members. वो घंटा बनवाना पड़ेगा, बिना उसके बड़ी मुश्किल है। सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। So these are vertical members designed to carry compressive load and moment. Compressive load and moments.
So these are vertical members which are designed to carry the compressive load and moments. चलो ठीक है, next point of reference. Next point says on the basis of mode of failure, they are further classified. They are classified as follows. So on the basis of mode of failure, they are classified as follows. जिस तरह से इनका failure होता है उस हिसाब से ये classified है. So they are classified as follows. अच्छा, यही अगर मैं इंक्लाइंड मेंबर कर दूं या हॉरिजॉन्टल मेंबर कर दूं, वही कंप्रेसिव लोड उठा रहा है उसको स्ट्रट बोल देंगे. सो टू बी टेक्निकली टर्म्ड एज स्ट्रट. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम की बात कर रहे हैं. तो उनकी डिजाइनिंग की जाती है कंप्रेसिव लोड और मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए. अब जिस तरीके से ये फेल हो रहे हैं कैसे क्लासिफाइड है? सो दे आर क्लासिफाइड एज पहला शॉर्ट कॉलम, दूसरा दे आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग कॉलम. सो लॉन्ग कॉलम. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कॉलम, तीसरे तरह का कॉलम. सो इंटरमीडिएट कॉलम. सो शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम. सो शॉर्ट कॉलम कैसे फेल होगा? क्रशिंग की वजह से. So we can say column which fails due to crushing. तो ये फेल कर जाता है क्रशिंग की वजह से. Then column which fails due to buckling. जो फेल करता है बकलिंग की वजह से. इंटरमीडिएट दोनों की वजह से. So column which fails due to crushing and buckling. So which fails due to crushing and buckling. तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चल रही है? ये क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे चल रही है कि इन कॉलम्स का फेलियर कैसे होता है. अगर क्रश हो रहे हैं बोलेंगे शॉर्ट कॉलम, बकल हो रहे हैं बोलेंगे लॉन्ग कॉलम, दोनों हो रहा है तो बोल देंगे इंटरमीडिएट कॉलम. अब जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इस बात को समझने के लिए एक बार रियल पिक्चर भेज देना. एक ही पिक्चर में दोनों मिल जाएंगे आपको, क्रशिंग भी मिल जाएगी, बकलिंग भी मिल जाएगी. तो एक रियल पिक्चर शेयर कर देना जिसमें आपको कॉलम की फेलियर मिल रही है क्रशिंग की वजह से भी और बकलिंग की वजह से भी. जब तक एक टेक्निकल जानकारी मेंशन कर देते हैं नोट करके. तो वी कैन से नोट डाल के. So we can say if the unsupported length of the column unsupported length of column is less than 10 times the least lateral dimension, 10 times the least lateral dimension, 10 times the least lateral dimension, it is termed as short column. It is termed as short column. पिक्चर भेज देना आप. It is termed as short column. अभी देखते हैं आगे अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है. अभी बस जानकारी लिख दी यहाँ पे कि शॉर्ट कॉलम और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो. तो अभी जो ऊपर क्लासिफिकेशन हुई है वो सिर्फ मोड ऑफ फेलियर के बिहाफ पे हुई है. वे जो पिक्चर देखे शॉर्ट कॉलम के एनालिसिस स्टार्ट करें फिर. बकलिंग भेज दी. और एक क्रशिंग भेजी हुई है. तो दोनों फेलियर देखो. सी बोथ द फेलियर्स. दिस फेलियर इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रशिंग फेलियर.
और ये जो दूसरा फेलियर है इसको हम बोलते हैं बकलिंग फेलियर. So this failure is termed as buckling failure. So this is crushing failure, this is buckling failure. इंटरमीडिएट में आपको दोनों मिल जाएंगे. डन. चलो ये फोटो तो इसके साथ ही लगाते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं शॉर्ट कॉलम पे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉलम व्हिच इज अवेलेबल इज शॉर्ट कॉलम. The first type of column is termed as short column. So short column उठाओ. 3D में है हमारे पास. लो डायरेक्टली बन गया शॉर्ट कॉलम. सो शॉर्ट कॉलम लोडिंग अप्लाई करो. लोड अप्लाई किया. एरिया ऑफ द कॉलम इज ए लोड अप्लाइड इज पी. सो व्हाट अबाउट द स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड इन दिस कॉलम. तो क्रशिंग फेलियर होती है. तो स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ लोड की एप्लीकेशन की वजह से. तो पहला कंप्रेसिव लोड, दूसरा फेलियर किसकी वजह से हो रहा है, क्रशिंग की वजह से. देखो कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेस कितनी डेवलप हुई, कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया. तो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्ट्रेस डेवलप हुई है हमारे मेंबर के अंदर, ये इसकी स्ट्रेंथ से क्या निकल के आनी चाहिए, कम निकल के आनी चाहिए. इट शुड बी लेस देन दिस. सो वी कैन से फॉर डिजाइन पर्पस. So for design purpose, stress developed. For design purpose, stress developed. Sigma must be less than. Sigma must be less than permissible stress. Sigma must be less than permissible stress. Sigma must be less than permissible stress. हमारी जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए. तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेस है विच इज इक्वल टू पी बाय ए इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस. इसका मतलब जो एरिया है वो किससे ज्यादा होना चाहिए आपका. तो एरिया की अगर वैल्यू निकालूं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी अपॉन सिग्मा पी. तो इतना एरिया प्रोवाइड कर दो तो आपका जो कॉलम है वो क्या रहेगा, हमेशा सेफ रहेगा. इट विल ऑलवेज बी सेफ. तो ये शॉर्ट कॉलम की सेफ्टी का क्राइटेरिया आ गया. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलम शॉर्ट कॉलम. डन. नोट कर लिया सबने. चलो ये भी हो गया. अब लॉन्ग कॉलम में थ्योरी निकालनी पड़ेगी, यूलर्स थ्योरी. So next of the type of reference. तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा लॉन्ग कॉलम. पीले कलर में डालते हैं. पीछे डाला था हमने 1, दूसरा आ गया लॉन्ग कॉलम. पहले तो अजम्पशन भी डालनी पड़ेंगी इसके अंदर. अजम्पशन से ही स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज लॉन्ग कॉलम. सो लॉन्ग कॉलम
long column. So analysis of the long column is done. Analysis of the long column is done as per Euler's theory. So as per Euler's theory. Which has following assumptions. सारे assumptions आपको पता है, मतलब assumptions का significance पता है. So which have following assumptions. अब जिसमें ये assumptions है. So analysis of the long column is done as per Euler's theory, which have following assumptions. पहला, ये काम करेगी किसके लिए? Long columns के लिए. तो ऊपर लिखा हुआ टाइटल हमारा, so it is valid for long column. तो पहला point, so we'll say it is valid for long columns. ये valid है long columns के लिए. दूसरा, so it is valid for long columns. दूसरा, जो हमारा मटेरियल है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है. So material is homogeneous, isotropic मतलब बताना जरा इनका, and prismatic. होमोजीनियस है, इसका मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में सेम होगी. आइसोट्रोपिक है, मटेरियल की हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम मिल जाएगी. प्रिज्मेटिक है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पूरी लेंथ के लॉन्ग सेम रहेगा. ये मतलब आ गया प्रिज्मेटिक का. तीसरी असम्पशन ये बोलता है जो लोड है वो प्योरली एक्सियल है. सो लोड इज प्योरली एक्सियल. और चौथी असम्पशन है हमारी, एक्सिस ऑफ द कॉलम इज perfectly straight. So axis of the column is perfectly straight when loaded. तो जो एक्सिस है कॉलम की वो परफेक्टली स्ट्रेट रहेगी जब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे. अभी चार असम्पशन पे काम करता है. एक, यूलर थ्योरी एप्लीकेबल लॉन्ग कॉलम के लिए. मटेरियल होमोजेनियस है, आइसोट्रोपिक है, प्रिज्मेटिक है. लोड हमारा प्योरली एक्सियल है. जो एक्सिस है कॉलम की वो परफेक्टली स्ट्रेट है जब आप उसको लोड करोगे. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लोड कभी प्योरली एक्सियल हो ही नहीं सकता. तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है. कहने का मतलब है यू विल नेवर बी एबल टू अप्लाई द एक्सियल लोड, बट स्टिल असम्पशन है, यही लेके चलेंगे. विल टेक द असम्पशन ओनली. नोट करो. तो इसको नोट करके मेंशन भी कर देते हैं, बात को मेंशन किया जो हमने ऊपर. सो विल से दिस थ्योरी cannot be applied. This theory cannot be applied practically. As pure axial loading is not possible. This theory cannot be applied practically as pure axial loading is not possible. Pure axial loading possible नहीं है. चलो उठाते हैं पहला केस. पहला केस उठाया हमारा पिन कनेक्टेड कॉलम. अब तो पिन कनेक्शन पता है हमें. We know what is the meaning of pin connection. पीछे बीम में हमने कूपा डिस्कस किया हुआ है, इसको n नंबर ऑफ टाइम्स आया था. तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सपोर्ट कौन सा मिलेगा आपको? रोलर मिल जाएगा. दूसरा सपोर्ट क्या मिल जाएगा आपको? पिन मिल जाएगा. तो यहाँ पे पिन कनेक्टेड कॉलम है, तो दोनों एंड पे पिन है. दोनों एंड पे पिन लगाओ. तो ये हमारा पिन है. लोड लगेगा, बकल करेगा, तो लोड करेगा, लगेगा तो बकल करेगा. तो बकलिंग के बाद की भी कहानी दिखानी पड़ेगी. ये बकलिंग के बाद की कहानी. तो इसको हटाओ. अब इस तरीके से मार्क करते हैं. फिर इधर चेंज करें, एक तरफ वाला बैठा दो. देखो
ये हमारी सिचुएशन है। ओरिजिनल सिचुएशन, लोड लगाने के बाद जो बकल हुआ, थोड़ा सा नीचे लेके आओ। ये हमारा लोड लगा P, लोड लगा P, इस तरीके से नहीं करते। ये हमारी एक्सिस है, these are our coordinate axis. Let us suppose y है, x है, length of the column is let us suppose L, कॉलम की लेंथ आ गई हमारी L। x डिस्टेंस की दूरी पे इसका डिफ्लेक्शन कितना है, let us suppose y। तो अगर ये x डिस्टेंस की दूरी लेके चल रहे हैं हम, तो इसको छोटा x बोलते हैं। और ये हमारी एक्सिस को बड़ा कर देते हैं, ये कैपिटल X है और इसको कैपिटल Y लिख देते हैं। तो एक्सिस भी आ गई, आपके ऑर्डिनेट्स भी आ गए, दोनों चीजें आ गई। तो x डिस्टेंस हमारी ये हो गई, दिस इज अवर डिस्टेंस x। अब सारी चीजें मेंशन्ड है डायग्राम के अंदर। चलो ठीक है, तो वी कैन यूज दी डबल इंटीग्रेशन मेथड। डिफ्लेक्शन का डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या बोलता है, ei d2y/dx² किसके बराबर होगा, सो ei d2y/dx² इज इक्वल टू -mx। मोमेंट लगा दो, x डिस्टेंस की दूरी पे कितना मोमेंट है, तो अगर मोमेंट की वैल्यू निकालोगे इट इज इक्वल टू p इंटू वाई, माइनस टाइम्स ऑफ p इंटू वाई। इसका मतलब ei d2y/dx²। बस अब सॉल्व करना है और क्या करना है। सो ei d2y/dx² प्लस py इज इक्वल टू 0। इसका मतलब d2y/dx² प्लस py अपॉन ei इज इक्वल टू 0। So plus py upon ei is equal to 0. So plus py upon ei is equal to 0. ei is equal to 0। क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, जो मानता हूँ पता कर रखा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, so solution of this equation is given by, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या सॉल्यूशन है इसका, y इज इक्वल टू a साइन, तो a साइन ब्रैकेट में गए स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei, p अपॉन ei इंटू x प्लस b कॉस, वापस ब्रैकेट वाली चीज उठा लो, सेलेक्ट करके पूरा डुप्लीकेट, ये लो आ गया, स्क्वायर रूट का ऊपर छत छूट गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन ei इंटू x, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन मैंने डायरेक्टली डाल दिया। अब बात आगे रुक गई किसके ऊपर, a और b निकालने के ऊपर। बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जब x 0 है तो डिफ्लेक्शन कितनी है, तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो y 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करी, x 0 साइन 0 कितना होता है 0, तो साइन 0 0 और cos 0 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो b की वैल्यू हमारी 0 आ गई, सो b कम्स आउट टू बी 0। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू l है, y दोबारा 0 है, x की वैल्यू l है, y दोबारा 0 है, तो y दोबारा 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू l पुट करी, x की वैल्यू l पुट करी, y हमारा 0 है, तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है अब, b तो हमारा 0 हो गया, तो a साइन
स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन EI इंटू L। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ A? 0। क्यों भाई 0? व्हाई इट इज 0? इसका मतलब ये पूरी टर्म किसके बराबर है? अंदर वाली पूरी टर्म n पाई के बराबर होगी ना। इस बात का मतलब ये है, थोड़ा सा एक्सेस छोटा कर देते हैं क्योंकि यहीं पे लिख दूंगा, नहीं तो फिर अगले पेज पे जाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। एक्सेस मैंने छोटा किया। इस बात का मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन EI है मल्टीप्लाइड बाय n, ये किसके बराबर हुआ? n पाई के बराबर हुआ। और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या निकल के आ रहा है? स्क्वायर रूट हटा दो। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या किया? PL स्क्वायर अपॉन EI इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू आ गई n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन EI। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन EI डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो डिवाइड बाय L स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया? लोड आ गया। इस लोड को हम क्या नाम दे देंगे? क्रिटिकल बकलिंग लोड का नाम दे देंगे। So we'll say the above load is termed as what? The above load is termed as critical buckling load. The above load is termed as critical buckling load. The above load is termed as critical buckling load. तो अगर मुझे बकलिंग नहीं चाहिए तो लोड की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? इस क्रिटिकल बकलिंग लोड से कम होनी चाहिए। So we'll say hence for no buckling. So hence for no buckling. Hence for no buckling. P should be less than equal to what? P critical. तो हमारा जो लोड है वो क्रिटिकल लोड से क्या होना चाहिए? कम निकल के आना चाहिए। अच्छा, मैं ऊपर क्रिटिकल लोड की मिनिमम वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 1। ये 0 आ जाएगा तो लोड ही नहीं मिलेगा आपको। सो विल से फॉर मिनिमम लोड p की वैल्यू नहीं निकल के आएगी उस सिचुएशन में। तो सो फॉर मिनिमम लोड कॉजिंग बकलिंग, फॉर मिनिमम लोड कॉजिंग बकलिंग n कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और i की वैल्यू क्या होनी चाहिए? i मिनिमम होनी चाहिए। तो i की वैल्यू i मिनिमम होनी चाहिए। तो आपकी p क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 का होल स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर ई आई की वैल्यू आई मिनिमम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो डिवाइड बाय एल स्क्वायर, देन और क्या पुट कर सकते हैं? आई मिनिमम की वैल्यू डाल दो। तो आई मिनिमम ए आर स्क्वायर। अब अगर आई मिनिमम की वैल्यू डालूं ए आर स्क्वायर, कितनी आ रही है वैल्यू? तो पाई स्क्वायर ई ए आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो अपॉन एल स्क्वायर, एल बाय आर को क्या बोल सकता हूं मैं? आर भी कौन सा? आर मिनिमम का होल स्क्वायर। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस, पाई स्क्वायर ई ए मिनिमम, तो पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय एल बाय आर मिनिमम का होल स्क्वायर, आर मिनिमम का होल स्क्वायर। और ये क्या है? हमारा सिलेंडरनेस रेशियो है। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, अगले पेज पे जाते हैं। तो पी क्रिटिकल है हमारा पाई स्क्वायर ई ए, पाई स्क्वायर ई ए, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गई हमारी सिलेंडरनेस रेशियो, तो लैम्डा का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई ए लैम्डा का होल स्क्वायर, ये तो आया मेरा क्रिटिकल लोड। अच्छा, लोड को डिवाइड कर दूं एरिया से, तो प्री क्रिटिकल डिवाइड बाय एरिया। सो डिवाइड बाय एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय
लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा आ गया क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस, और यू कैन से यूलर स्ट्रेस। सो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस और यूलर स्ट्रेस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, ऊपर सिलेंडरनेस रेशियो की बात छूटी हुई है। सो वील से हियर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडरनेस रेशियो। सो दिस इज टर्म्ड एज सिलेंडरनेस रेशियो। तो ये हमारी सिलेंडरनेस रेशियो है। तो सारा चीज डिराइव करके दे दिया आपको। आई मिनिमम है, आई मिनिमम के ऊपर भी कमेंट करते हैं। विल कमेंट अपॉन दिस आल्सो। नोट करो अभी तो इसको। नोट करो फटाफट। डन। नोटेड। चलो अब बात करते हैं आई मिनिमम की। अगला चैप्टर भी यही है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। पर अभी के लिए आई मिनिमम क्या है हमारा? आई मिनिमम इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके एक्सिस होगा? इस बात को समझने के लिए हमें बोल सकते हैं कि अगर हमारे मेंबर में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए, जो हम पीछे करके आ चुके हैं, जब बेंडिंग की थ्योरी आई थी वहां डिस्कस किया था। अगर आपके मेंबर के अंदर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ये हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल में से एक मेजर प्रिंसिपल एक्सिस होगी और एक माइनर प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम क्या बोल देंगे? आई मिनिमम। सो दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज आई मिनिमम। अभी आगे कैलकुलेशन करवा देता हूँ। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो 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 हेयर आई मिनिमम क्या है? सो आई मिनिमम इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ
मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो if the section has at least, if the section has at least, if the section has at least one axis of symmetry, if the section has at least one axis of symmetry, one axis of symmetry, then this axis, then this axis and the axis and the axis perpendicular and the axis perpendicular to this axis, axis perpendicular to this axis are principal axis, perpendicular to this axis are principal axis. So the section is at least one axis of symmetry, then this axis and the axis perpendicular to this axis are principal axis. अब जो moment of inertia है, so we'll say hence moment of inertia, hence moment of inertia along these axes, hence moment of inertia along these axes would be major and minor, major and minor moment of inertia. तो हमें कौन सा उठाना है? माइनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठाना है, आई मिनिमम डलेगा ऊपर. सो मेजर एंड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आई मिनिमम के ऊपर बात हो गई, लैम्डा के ऊपर बात हो गई. अब और क्या आता है? एल इफेक्टिव के ऊपर बात आती है. तो एल इफेक्टिव ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सपोर्ट कंडीशन के ऊपर. सो हियर एल इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन, so here L effective depends on, here L effective depends on, effective depends on the support condition, depends on the support condition. ये सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है एज फॉलोस. ये सारी मेरे ख्याल से आपको पता होगी, बट स्टिल आई विल मेंशन दिस ऑफ. अब जितने भी पैरामीटर पीछे आए थे वो सारे नोट करा दिए. एल इफेक्टिव का मतलब क्या होता है ये भी मेंशन कर सकते हैं. डिपेंड किस पे करेगा वो तो चलो ठीक है, बात की बात है. एल इफेक्टिव है क्या? तो विल से एल इफेक्टिव is the length of the, L effective is the length of the column, length of the column which is effectively, length of the column which is effectively restrained, which is effectively restrained. तो L effective वो लेंथ होती है कॉलम की which is effectively restrained. अच्छा ये होती किसके बराबर है? दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की दूरी होती है. So we'll say it is the distance, ये भी मेंशन कर दो, आगे भी काम आएगा. So it is the distance between the point of, so it is the distance between the point of contraflexure. So it is the distance between the point of contraflexure of the buckled column, point of contraflexure of the buckled column. So it is the distance between the point of contraflexure of the buckled column. तो जो बकल्ड कॉलम है उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है उसके बीच की दूरी निकाल लो, उसे हम क्या बोल देंगे? एल इफेक्टिव. ये वो लेंथ है कॉलम की जो इफेक्टिवली रिस्ट्रेंड होती है.
नोटेड, नोट कर लिया सबने? अब एल इफेक्टिव की वैल्यू डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन। इसके लिए क्या करें, डिस्क्रिप्शन, देन वी हैव इफेक्टिव लेंथ, डिस्क्रिप्शन इफेक्टिव लेंथ बोले तो एल इफेक्टिव, फिर हमारी इफेक्टिव लेंथ एज पर कोड, कॉपी पेस्ट, एल इफेक्टिव एज पर कोड, ये हमारे कोड के हिसाब से। चलो पहला केस उठाते हैं। फर्स्ट ऑफ द केस, टेबल यूं ही कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, दोनों एंड कैसे हैं इसके, व्हाट अबाउट बोथ द एंड्स, दोनों एंड फिक्स है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है दो, जहाँ पे कर्वेचर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जहां पर कर्वेचर चेंज हुई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है एल इफेक्टिव। तो डायग्राम में मार्क भी करके दे दिया एल इफेक्टिव। सो एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ कितनी है इस केस के अंदर, L/2। सो L/2 या यू कैन से 0.5L। हमारा कोड क्या बोलता है, 0.65L लो। अवर कोड से टेक द वैल्यू टू बी हाउ मच, 0.65L। यानी कोड में जो वैल्यू मिली हुई है वो कंपैरेटिवली क्या है, कोड जो बोलता है वो वैल्यू क्या बोलता है, ज्यादा लो। नोट करो फिर आगे बढ़े। अब इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहेंगे। हो गया, हो गया, तो इसी को पूरा कॉपी किया, ये एज पर है, और में एक चीज छूट गई, बंद हो जाएगा, परेशान मत होना, अभी वो मैं पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है, लास्ट से ले लो तो। डुप्लीकेट ऑन द अदर स्लाइड, ऊपर लेके गए, तुम हटो, तुम बीच में नहीं चाहिए, देन डुप्लीकेट हेयर ओनली, दो आएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। अब एक साथ मिटाते जाते हैं। तो ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस कंसिडर करो। एक एंड फिक्स है और एक एंड को क्या कर दिया, पिन कर दिया। सो वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज पिन्ड। कर्वेचर थोड़ी सी बदल जाएगी यहाँ पे, इट विल बी चेंज्ड, तो ये चेंज हो गया हमारा। देखो अब एल इफेक्टिव खुद ही देख के बताओ, पिछले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू L/√2।
0.707L। कोड हमारा बोलता है 0.8L। So our code says 0.8L. Next, दोनों एंड को पिन कर दिया। बोथ द एंड्स आर पिन्ड। कर्वेचर वापस बना लेते। एल इफेक्टिव इस बार कितनी है? सेम एल के बराबर। सो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल ओनली। कोड भी बोलता है एल ही लेके चलो। सो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल। मेंशन करो, फटाफट आगे चले। डन। नोट कर लिया सबने? नोटेड 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 नोटेड। डन हो गया। This is our E case, this is our F case। नहीं, C हो गया तो D and E। So D और E। देन एक तरफ पे लगाओ पिन। और दूसरी तरफ पे लगाओ फिक्स्ड रोलर।
So this is our L effective. ये हमारी L effective है. Obviously L से ज़्यादा दिख रही है, so it is 2L as per code also 2L. तो एक तरफ हमारा पिन एंड है, दूसरी तरफ हमारा फिक्स्ड रोलर है. The L effective comes out to be 2L. Last of the case पिन एंड यही चलता रहेगा, पिन एंड यही चलता रहेगा, दूसरी तरफ से इसको फ्री कर दो. दूसरी तरफ से फ्री कर दिया. तो एल इफेक्टिव यहाँ से तो आएगी नहीं, बना के देनी पड़ेगी आपको, अलग से मेंशन कर देते हैं. एल इफेक्टिव इस बार भी 2L ही है. एज पर कोड ऑल्सो इट इज 2L. फिर कैसे शो करूँ 2L है? दूसरा तरीका अपनाते हैं. इसको सेलेक्ट किया, सॉरी पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है एक साथ. नाउ एनालाइज. दिख रही है एल इफेक्टिव 2L. डायग्राम स्केल पे नहीं है, तो आप, मेरे पास जगह नहीं थी, दिख रहा होगा कंजेस्टेड जगह है बहुत. तो एल इफेक्टिव हमारी 2L आ गई. तो हमारी जो एल इफेक्टिव है वो डिपेंड कर जाती है सपोर्ट कंडीशन के ऊपर. तो एल इफेक्टिव क्या होता है, आई मिनिमम क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होती है, ऑल दी पॉइंट्स आर बीइंग रेफर्ड. नोटेड. नोटेड. तो सवाल करो, एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर. सोम 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 compression members.
वाई बार 21.47। चलो देखो सवाल क्या पूछ रहा है, वाई बार कहाँ से आ गया। कंप्यूट द बकलिंग लोड ऑफ अ स्ट्रट ऑफ टी सेक्शन। बकलिंग लोड पूछा हुआ है। फ्लैंज विड्थ इज 100 mm, ओवरऑल डेप्थ इज 80 mm, both the flange and stem are 10 mm thick, दोनों 10 mm thick है। The strut is 3 meter long and is hinged at both the ends। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रखी है इसने। E is this much। तो मुझे निकालना है क्या, बकलिंग लोड निकालना है। बकलिंग लोड निकालने के लिए क्या चाहिए होगी, आई मिनिमम चाहिए होगी। बकलिंग लोड चाहिए आई मिनिमम, आई मिनिमम और क्या चाहिए मुझे, आई मिनिमम ठीक है, और चाहिए एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कितनी दे रखी है, हिंज्ड एट बोथ द एंड्स, तो एल इफेक्टिव तो एल हो जाएगा। सो दोनों एंड पे हिंज्ड है। सॉल्यूशन पहला पार्ट, एल इफेक्टिव कितना है, एल वाई बोथ एंड हिंज्ड, तो हम लिखेंगे हिंज्ड एट बोथ एंड्स, तो हिंज्ड है दोनों एंड्स पे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वाई बाय बार, तो अगर वाई वाई बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो वाई वाई बार एक्स एक्स दोनों क्या है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन दोनों के अलोंग मेरे को आई निकालना पड़ेगा, जो छोटा होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। अब दोनों के अलोंग आई निकालना है, तो आई वाई के अलोंग तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई वाई के अलोंग, एक रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल है, तो आई अबाउट वाई वाई कितना है, दोनों की सीजी के अबाउट कितना होगा, बी डी क्यूब बाय 12। बड़ा वाला रेक्टेंगल बी है 10, डी कितना है 100, सो 10 बी डी क्यूब बाय 12 प्लस छोटा वाला कितना है, बी हो गया कितना 80 माइनस 10 90 70, 70 और 10 70 इंटू 10 क्यूब बाय 12, तो बी डी क्यूब बाय 12 बी डी क्यूब बाय 12, ये हमारा आई वाई आया। कितना आ रहा है भाई,
आई वाई आया 83, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, 83916.67 mm4। अब आई एक्स एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, सी जी चाहिए होगी। तो सी जी चाहिए होगी, सी जी निकालनी पड़ेगी पहले। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी जी फर्स्ट। तो सी जी निकालो। तो हम बोलेंगे ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। यहाँ से हमारा वाई बार आएगा, ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, और इसकी दूरी कितनी है टॉप फाइबर से, 5 mm की, 5 mm की। नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 70 इंटू 10, तो 70 इंटू 10, तो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया 70 इंटू 10। और इसकी सी जी कितनी है टॉप फाइबर से, 10 mm वो हो गया, और 70 का आधा 45 mm। तो 35 + 10, तो 35 + 10 45 mm डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है, 100 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 10, कितनी आ गई वाई बार, 21.47 mm। अब जब वाई बार ऊपर से निकल के आ गया 27.47 mm, सॉरी 21.47 mm, अब आप निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकाल के बताओ आई एक्स एक्स। चलो आई एक्स एक्स निकालते हैं। पहले ऊपर वाले रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी खुद की सीजी के अबाउट, बी डी क्यूब बाई 12, बी 100 mm है, तो 100 इंटू 10³ बाई 12 प्लस ए वाई स्क्वायर। ए कितना है, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 वाई स्क्वायर। इसकी सीजी और पूरे सेक्शन की सीजी के बीच की दूरी 5 mm है ऊपर से, तो 21 में से 5 घटा देंगे, 21.47 - 5, तो ए वाई स्क्वायर। चलो प्लस नीचे वाले की सीजी, बी है 10 और डी है 70, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई स्क्वायर। ए है 70 इंटू 10 वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है, इसकी सीजी है 35, 35, 35, पर वाई बार है ऊपर से, तो ऊपर से सीजी कितनी दूरी पे हो गई, 45, तो 45 ठीक है। तो 35 + 10 - 21.47 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया आई एक्स एक्स। निकाल के बताओ कितना आ रहा है आई एक्स एक्स। 952 952 952 990.2 mm4। तो 952 990.2 mm4। ठीक है, छोटी कौन सी वैल्यू है, आई वाई। तो आई मिनिमम इज हाउ मच, आई वाई वाई। सो दिस इज इक्वल टू 8391666.67 mm4। तो हमारा क्या निकालना था, क्रिटिकल लोड निकालना था, बकलिंग लोड। तो आ गया बकलिंग लोड अब हमारा। तो बकलिंग लोड है हमारा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। सो 3.14 का होल स्क्वायर, ई कितना दे रखा है 200, गीगा में है तो मेगा में कन्वर्ट किया, इंटू 8391666.67 डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। एल इफेक्टिव कितना है, 3 मीटर, कन्वर्ट किया mm में, होल स्क्वायर। वैल्यू आएगी न्यूटन में, बदल दो किलो न्यूटन में। तो कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन।
184 184.05 किलो न्यूटन। वन 183.86, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। 184 के आसपास ही है ना, बीच में थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया होगा आपने, तो उतना तो मैनेजेबल है। डन। डन। चलिए, जो भी लोड यहाँ से निकल के आता है उसमें डायरेक्ट कंप्रेशन भी कंसीडर की हुई है। तो यूलर थ्योरी से जो आपने बकलिंग लोड निकाला वो एक्चुअल से ज्यादा निकल के आता है। अभी कितनी निकाली आपने? 184। उसको मेंशन कर देता हूँ कि ये लोड ज्यादा निकल के आती है। कहाँ मेंशन कर सकते हैं? जगह है कहीं पे? दिस लोड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल बकलिंग लोड। हाँ, यहाँ जगह है। इसको थोड़ा नीचे किया, यहीं पे मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? बकलिंग लोड। So buckling load obtained by the use of Euler's theory. Obtained by the use of Euler's theory is more than actual load. Is more than actual buckling load. More than actual buckling load. Why? As it takes the effect of as it takes the effect of as it takes the effect of direct compression also. So as it takes the effect of direct compression also. तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन के इफेक्ट को भी इंक्लूड कर लेता है। So as it takes the effect of direct compression also. नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। डन। डन, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा बकलिंग लोड निकाल लो।
ये एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो इसको। तो बकलिंग लोड निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, लो आ गया बकलिंग लोड। लोड इज पी, लेट सपोज इसमें डिफ्लेक्शन आती है डेल्टा, डिफ्लेक्शन आती डेल्टा, तो स्प्रिंग में रिएक्शन डेवलप हुई आर, और इक्वल रिएक्शन डेवलप हुई हमारे कॉलम के अंदर आर, और दिस इज एल। ए पॉइंट कंसीडर कर लो, लगाओ कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, from static equilibrium condition P into delta minus R into L must be equal to what? 0। R की वैल्यू कितनी होगी? K डेल्टा। तो P डेल्टा इज इक्वल टू K डेल्टा L। डेल्टा डेल्टा कट गया, P की वैल्यू कितनी आ गई? KL। लो आ गया बकलिंग लोड। So our buckling load is equal to KL। नोट कर लिया सबने? चलो वापस आ जाओ यूलर थ्योरी के ऊपर। अब आपने यूलर थ्योरी की ये कैलकुलेशन कर ली, क्या निकाल ली आपने यूलर थ्योरी में? यूलर थ्योरी में आपने क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस निकाल लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर बकलिंग नहीं चाहिए, आपका ये क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए? अगर बकलिंग नहीं चाहिए तो आपकी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस किससे कम होनी चाहिए? तो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, एफआई से कम होनी चाहिए। मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। तो कंटिन्यूएशन में चला है, कंटिन्यूएशन में चला है तो कॉपी करना पड़ेगा इसे। तो देखो ये डब्बा पूरा का पूरा यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी। आगे चल रहे हैं, सवाल ववाल खत्म हुए, यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिया। तो ये पीछे के कंटिन्यूएशन में ही है। So we'll say for no buckling, what is the condition? So for no buckling, अगर बकलिंग नहीं चाहिए आपकी, तो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस किससे कम होनी चाहिए? एफ आई से कम होनी चाहिए। इसका मतलब पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आई। यानी आपके लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए किससे? पाई स्क्वायर ई अपॉन एफ आई। यानी आप यूलर्स फॉर्मूला कब नहीं अप्लाई कर पाओगे? सो विल से hence Euler's formula can't be applied. Hence Euler's formula can't be applied. Euler's formula can't be applied if lambda is less than pi square e upon fy। क्योंकि इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो जाएगा? As in such a case, what is the result? स्ट्रेस ज्यादा हो जाएंगे। So as in such case, stress becomes more than what? Stress becomes more than permissible stress.
stress becomes more than permissible stress and crushing will occur, और क्रशिंग हो जाएगी। तो जो यूलर्स फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते जब आप लेमडा की वैल्यू उससे कम निकाल के दे दो तो उस केस में ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो एफ आई को क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। तो ये कंडीशन निकल के आ गई। क्लियर है पूरी कहानी? तो इसका मतलब हमारे लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहां से वैल्यू निकाल के बताओ। यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल के बताऊं तो लेमडा की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेट करना जरा, पाई की वैल्यू डालो 3.14 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय एफ आई 250। देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 90 के आसपास आती है वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। कितना है 88.85, तो 88.85 राउंड ऑफ करके 90 कर दिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपकी यूलर थ्योरी कब काम नहीं करेगी, जब लैम्डा किससे छोटा हो। लैम्डा किससे छोटा हो, लैम्डा 90 से छोटा हो। इससे ऊपर हो तभी काम कर पाएगा ये। इसको आप कर्व के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्व आल्सो। सो एक्स एक्सिस पे हमारा है लैम्डा और यहाँ पर है हमारा पी क्रिटिकल। पी क्रिटिकल तो इससे नीचे काम नहीं करती है थ्योरी। तो दिस वाज पाई स्क्वायर ई अपॉन एफ वाई का स्क्वायर रूट। कितना निकाल के दिया ये आपने, 88.85। क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो हमारा जो स्ट्रेस है वो किससे ज्यादा हो जाएगा, एफ आई से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके नीचे काम नहीं करती है यूलर्स थ्योरी, सो नॉट एप्लीकेबल टू बी यूज्ड हियर। तो वो ग्राफिकली दिखा दिया आपको। डन। चलो लास्ट ऑफ द थ्योरी खत्म आपका कॉलम भी, फिर रैंकाइंस थ्योरी। So last of the theory to be analyzed is Rankine's theory. So Rankine's theory, अब Rankine's theory की अगर हम बात करें, ये वैलिड दोनों के लिए। So we'll say this theory is valid for both short and long columns. ये दोनों के लिए काम कर जाती है। So this theory is valid for both short and long columns. So we'll say hence
hence failure by both, so hence failure by both crushing and buckling, crushing and buckling has been accounted in this case. So this theory is valid for both short and long columns, hence failure by both crushing and buckling is being accounted in this case. ठीक है. So we'll say here P is equal to failure load. PC हमारा क्रशिंग लोड है, शॉर्ट कॉलम में काम करता है ये. कितना होगा ये? स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दो एरिया के साथ. FC क्या है हमारी यहाँ पे? स्ट्रेस इन कंप्रेशन. तो क्रशिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, तो FC है हमारी क्रशिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन. सो क्रशिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन. और बकलिंग लोड ले लो. सो PE, दिस इज अवर बकलिंग लोड. किससे निकलता है? यूलर थ्योरी से, तो इसलिए E लगा दिया वहां पे. किसके बराबर है ये हमारा? पाई स्क्वायर. सो पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? I को AR स्क्वायर. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई स्क्वायर EA बाय लैम्डा स्क्वायर. अब रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोलती है? सो विल से एज पर रैंकाइन्स थ्योरी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. अब ये क्या बोलती है? सो इट सेज, सो एज पर रैंकाइन्स थ्योरी, क्या है कंडीशन हमारे पास? 1/P is equal to 1/P crushing 1/P buckling. ये हमारा रैंकाइन्स फॉर्मूला है. सो दिस कम्स आउट टू बी रैंकाइन्स फॉर्मूला. ये हमारा रैंकाइन्स फॉर्मूला निकल के आ गया. ऊपर तीनों को डिफाइन कर रखा है. तो अगर मैं इसको नीचे करके थोड़ा खुला लिख दो और इसको अगर सिंप्लीफाई करें और, तो P की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? P की वैल्यू निकल के आ रही है PC इंटू PE अपॉन PC प्लस PE. सो PC प्लस PE अपॉन मल्टीप्लीकेशन में आएगा पहले ऊपर. सो PC इंटू PE अपॉन PC प्लस PE. सो अपॉन PC प्लस PE. ये हमारी बकलिंग लोड निकल के आ गई. और अगर सिंप्लीफाई करें इसको, PC PE से डिवाइड किया तो 1 प्लस वॉट? 1 प्लस PC बाई PE. वैल्यू पुट करा तो फेलियर लोड वैल्यू पुट करी, ये कितनी है? FC इंटू A अपॉन 1 प्लस FC इंटू A. और PE की वैल्यू कितनी है? PE की वैल्यू है हमारी पाई स्क्वायर EA बाय लैम्डा स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर EA बाय लैम्डा स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर EA बाय लैम्डा स्क्वायर कुछ कैंसल आउट हुआ? बिल्कुल AA कैंसल आउट हो गया. लैम्डा ऊपर चला जाएगा. सो लैम्डा ऊपर चला जाएगा. तो FC इंटू A अपॉन 1 प्लस, सो FC इंटू A अपॉन 1 प्लस FC लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? पाई स्क्वायर E. एक बार देखना कोई चीज छूटी नहीं हो. ये ब्रैकेट में डाल दो. ये हमारा लैम्डा स्क्वायर. और सिंप्लीफाई किया
we'll say here fc upon, so here fc upon pi square e is equal to, let's suppose, a. ये हमारा रैंकाइन्स कांस्टेंट है. This is Rankine's constant. तो ये हमारी Rankine's constant आ गई. So this is Rankine's constant. तो हमारा failure load कितना आ गया? Failure load आ गया हमारा Fc into A upon what? 1 plus A lambda square. ये Rankine's theory है. This is Rankine's theory. So as per Rankine's theory ये हमारा failure load है. ये applicable है दोनों के लिए, short long दोनों कॉलम के लिए. Noted? नोट कर लिया सबने. चलो लास्ट केस, एक और केस कर लेते हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अगर यहां तक भी एंटर कर गया तो उसकी भी एनालिसिस आप कर सकते हो. वैसे तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन ही ध्यान रखनी है, बट स्टिल उसको डिराइव कर लेंगे. सो सीकेंट फॉर्मूला. अभी आपने लोडिंग कैसे मानी थी? एक्सियल मानी थी. अब हम एक्सियल लोडिंग नहीं मानेंगे. पीछे डिस्कस किया था, पीछे वाली जो एक्सप्रेशन है वो प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है. सो लॉन्ग कॉलम अंडर, so long column under eccentric loading, so long column under eccentric loading is analyzed using secant formula, is analyzed using secant formula. is analyzed using secant formula. तो लॉन्ग कॉलम है और साथ में कैसी लोडिंग है? असेंट्रिक लोडिंग है. तो असेंट्रिक लोडिंग है, इसका मतलब ये सिचुएशन है. लोड लगाओ, लोड लगाया, ये असेंट्रिसिटी है, ये लेंथ है, लेट्स सपोज ये डायमेंशन है. लोड है P, एसेंट्रिसिटी है E, लंबाई है L, और ये लेट्स सपोज C. तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें, इफ आई डू द एनालिसिस, अब मैं लाइन डायग्राम भी बना के दे रहा हूँ. हम शोइंग द लाइन डायग्राम ओनली. लाइन डायग्राम के लिए पहले भैया सर्कल बना लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत होती है. हम मिटा देते हैं.
सो दिस इज अवर सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है, बगल में ले आओ, इसी के इक्विवेलेंट है ये कहानी। लोड को शिफ्ट करो, एक लोड आया P और एक मोमेंट भी आई है, कितनी, PE। सो लोड एंड मोमेंट PE, वही एक्सिस पीछे वाली कंसीडर करते हैं जैसे पीछे कंसीडर करी थी, Y, और ये हमारी X एक्सिस, कैपिटल X बोल दो, इसको कैपिटल Y बोल दो, कोई सी भी दूरी कंसीडर करो, X दूरी कंसीडर करी और ये Y होगा, डिफ्लेक्शन इसका X, ये छोटा Y। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, अगेन वी कैन राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, क्या आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वील से EI d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mx, कितनी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, px नहीं py प्लस pe, सो py प्लस pe, सो माइनस pe माइनस py, तो इसका मतलब d2y बाय dx स्क्वायर किसके बराबर हुआ, इन दोनों को इधर ले आओ, सो d2y बाय dx स्क्वायर, या यहीं छोड़ दो, सो d2y बाय dx स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना PE, तो y वाली टर्म इधर लाते हैं, प्लस py अपॉन EI इज इक्वल टू माइनस PE अपॉन EI, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने बोला लेट P अपॉन EI, सो P अपॉन EI, इसको मैंने बोल दिया W स्क्वायर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, d2y by dx square, so my differential equation is d2y by dx square plus w square y minus w square e, p अपॉन e आई तो w स्क्वायर है हमारा। अब इसका सॉल्यूशन फिर से स्टैंडर्ड है, जैसे पीछे आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो विल से सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, so solution of the above equation, so solution of the above equation is given by, तो solution of the above equation क्या है भैया सॉल्यूशन, y is equal to a sin omega x या wx, b cos wx या omega x माइनस e, ठीक है। अब a और b निकालना है, a और b लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन, so we'll say x is equal to 0, y is equal to 0, तो x 0 है y 0 है, तो y की वैल्यू 0 डाली, sin 0 कितना हुआ 0, cos 0 कितना हुआ 1 माइनस e, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई e, जो एसेंट्रिसिटी के बराबर है। उसी तरीके से जब x की वैल्यू l है तो y की वैल्यू कितनी है, फिर से 0, तो 0, जैसे 0, b हमारा आ गया है e, तो x की वैल्यू l पुट करो, a sin wl प्लस e cos wl माइनस e, आ गई वैल्यू। तो अब सिंप्लीफाई करें, a चाहिए ना हमें, तो हम बोलेंगे a sin wl, तो a sin wl इज इक्वल टू व्हाट, e 1 माइनस cos wl, सो 1 माइनस cos wl, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, तो sin 2 थीटा, तो 2a sin wl बाय 2 cos wl बाय 2 e इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब साइन साइन वाली टर्म कट गई, 2 वाली टर्म कट गई, क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये देखो ये साइन वाला टर्म गया, 2 गया, 2 गया, साइन वाला एक टर्म गया, तो a की वैल्यू आ गई साइन बाय कॉस 10, तो e 10 wl बाय 2, ये हमारा a आ गया। इसका मतलब
y किसके बराबर है? y है हमारा a की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है a है 10 W L/2। So 10 W L/2 into sin Wx प्लस e cos Wx माइनस e। ये हमारे y की वैल्यू निकल के आ गई। जरा बताना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है? डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है जब x की वैल्यू कितनी है? L/2। जब x की वैल्यू L/2 है उस समय डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। ये हमारा y मैक्स है। सो विल से ऑल्सो जब x की वैल्यू L/2 है y की वैल्यू कितनी है? y मैक्सिमम है। तो y इज इक्वल टू y मैक्सिमम e 10 W L/2 इंटू साइन WL/2 प्लस कॉस WL/2 माइनस ई कॉमन आ रहा है। ई कॉमन निकाल दिया। ई कॉमन निकाल दिया। ये साइन बाय कॉस बना, साइन स्क्वायर बन गया ऊपर, साइन स्क्वायर WL/2। डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया हमारा कॉस WL/2 प्लस दूसरा वाला टर्म क्या है? कॉस WL/2 -1। ई कॉमन थी हमारी, ई वॉज कॉमन। सो ई वॉज कॉमन। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। यहीं पे निपटाते हैं ना इसको। तो ई तो कॉमन ही है, साइन स्क्वायर WL/2 कॉस स्क्वायर WL/2 और नीचे क्या है? कॉस WL/2 -1। ऊपर 1 बना, 1 बाय कॉस कितना है? 1 बाय कॉस है सेक, तो सेक WL/2 -1। लो सिंप्लीफाई कर दिया। कॉस 90 कितनी होती है? 0। तो कॉस 90 0 होती है, तो हम बोल सकते हैं इफ WL/2 इज π/2 तो उस समय y मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1/0। कॉस 0 हो गया तो सेक उसका इनवर्स है, यानी y मैक्स कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो इट विल बिकम इन्फिनिटी। तो y मैक्सिमम की वैल्यू इन्फिनिटी निकल के आ जाएगी हमारी। तो WL/2 π/2 के बराबर है। WL/2 π/2 के बराबर है, तो W की वैल्यू कितनी थी हमारी पीछे? कहाँ है भैया W? ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ P/EI। डाल दो वैल्यू यहाँ पे। तो W की वैल्यू डाली स्क्वायर रूट ऑफ P/EI। सो WL/2 इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब P कितना आ गया निकल के? यहाँ से 2 तो कैंसल आउट हुआ, π/L का होल स्क्वायर, तो π²EI/L²। क्या आ गई वैल्यू हमारी? क्रिटिकल बकलिंग लोड, यूलर्स लोड के बराबर। So this is our critical buckling load, which is equal to what? Which is equal to Euler's load only, जो Euler's load के बराबर ही है। तो फिर हमारा y max कितना है? तो P बोल दो, P critical बोल दो, एक ही बात है। So P is equal to P critical. So we'll say hence y max is equal to what? y max की वैल्यू लिख सकते हो E इंटू सेक। अब देखो चेंज कर रहा हूं मैं, मेरे को WL/2 को रिपोर्ट करना है किसके टर्म में? मुझे WL/2 को रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करना है WL/2 इज इक्वल टू π/2। ठीक है भैया, π/2 है तो sec π/2 P/P क्रिटिकल के टर्म में ले जा सकते हैं। कहाँ है हमारा P? ये है हमारा W। W की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ P/EI।
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन ई आई। और पी क्रिटिकल कितना है हमारा? पी क्रिटिकल इज हाउ मच? तो पी क्रिटिकल है पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो पी क्रिटिकल का, तो ये वैल्यू यहीं पे छूटी हुई है, तो ये आ जाएगा पाई बाय एल स्क्वायर रूट ऑफ ई आई। पाई बाय एल स्क्वायर रूट ऑफ ई आई। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है? तो वाई मैक्स की वैल्यू है मेरी, इसी तरीके से डालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाई मैक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो डब्ल्यू एल बाय टू है हमारा पाई बाय टू, तो इसको पाई बाय टू को यहीं छोड़ा। फिर स्क्वायर रूट बना हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन पी आई। ई आई, ई आई की वैल्यू कितनी है भाई? ई आई की वैल्यू है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ पी क्रिटिकल, तो ये वैल्यू आ गई पी अपॉन पी क्रिटिकल। पी अपॉन पी क्रिटिकल, और क्या था पीछे? -1, सो -1, तो ये -1, ये हमारा वाई मैक्सिमम आ गया। सो वाई मैक्सिमम आ गया। ठीक है, वाई मैक्सिमम निकल के आ गया। नेक्स्ट क्रिटिकल लोड आ गया, वाई मैक्सिमम आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे निकालना है इसमें स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम, तो स्ट्रेस की वैल्यू, सो नाउ स्ट्रेस। अब अगर स्ट्रेस की वैल्यू निकालें, वही बेंडिंग की थ्योरी। सो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा? जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो। सो विल से मैक्सिमम स्ट्रेस विल अकर at section, maximum stress will occur at section where bending moment is maximum. Where bending moment is maximum, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस को जोड़ दो। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है हमारा? पी बाय ए, और बेंडिंग स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? एम बाय आई सिग्मा बाय। एक्सट्रीम फाइबर की दूरी कितनी है? सी, तो एक्सट्रीम फाइबर की दूरी है सी, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन आई बाय वाई। वाई मैक्सिमम कितना है? सी है, तो वाई मैक्सिमम सी हो गया। अच्छा जरा बताना मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा पीई प्लस पी इंटू वाई मैक्सिमम। डालो वैल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू पीई प्लस पी इंटू वाई मैक्सिमम। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, पी बाय ए प्लस पी कॉमन ई प्लस वाई मैक्सिमम इंटू सी अपॉन आई। अपॉन आई, आई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं एरिया के टर्म में? ए आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया है, तो डाल दिया ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर कुछ कॉमन आया? बिल्कुल कॉमन आया, पी बाय ए कॉमन आ गया, पी बाय ए कॉमन आ गया, 1 लिया बाहर। अब अंदर क्या बचा हुआ है? अंदर बचा हुआ है हमारा ई प्लस वाई मैक्सिमम, सी बाहर है ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में कितना है? आर स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया। अब मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया तो इसमें वाई मैक्सिमम चाहिए, वाई मैक्सिमम ऊपर निकाल रखा है, वैल्यू पुट करो। तो जो हमारे मैक्सिमम स्ट्रेस है इज इक्वल टू पी बाय ए, पी बाय ए 1 प्लस ई प्लस वाई मैक्सिमम। तो ई प्लस वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम की वैल्यू ऊपर से मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ, ई प्लस वाई मैक्सिमम कॉपी, सो ई प्लस वाई मैक्सिमम पेस्ट, सॉरी ये हमारी है ई प्लस वाई मैक्सिमम, और डिवाइड में है सी बाय आर स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद किया, सी बाय आर स्क्वायर बाहर लिखा दिया, और बड़ा ब्रैकेट वापस बंद किया। देखो भैया क्या क्या कॉमन आ रहा है? सी बाय आर स्क्वायर, देखो ये माइनस ई प्लस ई कैंसल आउट हो गया, माइनस ई प्लस ई कैंसल आउट हुआ, खत्म कहानी। क्या बचा? पी बाय ए बचा 1, ये पहले वाले ब्रैकेट का, दूसरे वाले ब्रैकेट में से क्या आ रहा है? दूसरे वाले ब्रैकेट में हुआ ई सी बाय आर स्क्वायर, ई सी बाय आर स्क्वायर सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2, और
स्क्वायर रूट में P अपॉन P क्रिटिकल, P अपॉन P क्रिटिकल, ये आ गई आपके मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया ये, तो एक रिलेशनशिप तो ये बन गई हमारी। और इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो कैसे? P बाय ए की वैल्यू कितनी होगी? P बाय ए की वैल्यू होगी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ये सारी चीज ले आओ, इसको यही कॉपी किया, डुप्लीकेट, ये देखो नीचे आ गई ये चीज सारी, डिवाइड कर दिया। सो 1 प्लस ई सी बाई आर स्क्वायर सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 स्क्वायर रूट में क्या है? P बाय P क्रिटिकल है। सो P बाय P क्रिटिकल है, P क्रिटिकल की वैल्यू भी डाल सकते हो, कहाँ है भाई P क्रिटिकल? पाई स्क्वायर ये अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, या यहीं पे छोड़ दो, एक ही बात है, डब्बा बना दो उसके ऊपर, या कंटिन्यू ले लो, बड़ा डब्बा ले लो, इसको डुप्लीकेट करो, बगल में लिखो इक्वल टू, और P क्रिटिकल कितना है हमारा? P क्रिटिकल है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, इसको एरिया के टर्म में लिखें ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर लेमडा के टर्म में भी डाल सकते हैं, तो लेमडा, देखो भैया क्या आ रहा है, ये लेमडा के टर्म में अगर मुझे इसको डालना हो तो P क्रिटिकल की वैल्यू है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ये आ रही है वैल्यू। तो एल तो चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? डिनोमिनेटर में बच जाएगा आपका ई आई, ई आई को क्या लिख सकते हो? ई आई को लिख सकते हो ए आर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा ई ए, तो डालो ई ए, डिनोमिनेटर में डाला मैंने ई ए, पाई स्क्वायर बाहर निकला, पाई पाई कट जाएगा, ये देखो पाई कटा, यहाँ पे आ गया 1/2, कटा 1/2, दूसरा ब्रैकेट को थोड़ा सा शिफ्ट किया बाहर, अब क्या बचा? एल ऊपर है आर नीचे है, तो एल अफेक्टिव बाय आर, लो एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसके ऊपर, कन्वेंशनल भी आते हैं, तो दोनों चीजें मेंशन कर दी है, बोथ द पॉइंट्स आर मेंशन। तो या तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन ध्यान रखो, मैंने इसको डिराइव करके दे दिया कहाँ से आई ये चीज, फ्रॉम वेयर इट कम्स इनटू द पिक्चर। ये लास्ट पॉइंट था हमारा रैंकाइन्स थ्योरी का। अब एक छोटा सा चैप्टर बचा है आपका, वो भी फॉर्मली करा दूंगा मैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, वो भी निकाल लेंगे, विल डिस्कस। तो आज ही रात को क्लास लगा के खत्म करा दूंगा। सो विल फिनिश ऑफ फ्रॉम टुडे, और स्टील की क्लास भी लगा दूंगा, पुट स्टील क्लास ऑल्सो, एक स्टील की क्लास भी कंटिन्यू कर लेंगे, या अगर मेंस की क्लास होगी तो मेंस की क्लास देख लूंगा, देखते हैं। डन। सेक 1/2 है, हाँ 1/2 ना बेटा, काटा तो था, पाए लिखा था ना, पाए बाहर आ, पाए स्क्वायर था बाहर आया, तो 1/2 हो गया ना, पाए पाए कट जाएगा। डन, चलिए, थैंक यू एवरीवन।